स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन। पहले कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 12, विदाउट एक्सपैंडिंग प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या देखा यहाँ पर, अगर मैं रो 1 में रो 2 ऐड कर दूँ तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगी पहली टर्म, ये भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगी और ये भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगी। यही हुआ। उसके बाद एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम प्रपोर्शनेट हो तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होती है। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे समझ लो कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर मान लो मैं रो 1 में से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1। तो रो 1 और रो 3 क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। अब अगर दो रोज़ आइडेंटिकल होती हैं या दो कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो उसको डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 पर। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। वो कह रहा है इफ़ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, ऐसा कुछ मतलब है, बाद में पढ़ेंगे, अभी जब एंड में सोल्यूशन आएगा तो। डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल दे रखी है, प्रूव करो कि 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हमने क्या किया, ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, हमने वो प्रॉपर्टी लगाई कि अगर एक डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स लिखी जाती हैं तो उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा डिटर्मिनेंट में। तो हमने वही किया, एक्स वाई जेड सेम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेम, उसके बाद 1 1 1 लिख लिया, फिर ये और ये सेम, फिर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अब इसके बाद क्या किया, रो 1 में से x कॉमन लिया, रो 2 में से y कॉमन लिया, रो 3 में से z कॉमन लिया। तो मतलब कॉमन लेने के बाद ये हो गया 1 1 1, एक x इसमें से गया, एक इसमें से y गया, एक इसमें से z गया, ऐसे ये क्यूब से स्क्वायर रह गए। तो देखो ध्यान से कि ये ऑलमोस्ट जो पहले था वो सेम हो गया, पर डिफरेंस क्या है कि जो इनकी प्लेसिंग है, यहाँ पर जो कॉलम 1 है यहाँ पे वो कॉलम 2 है, यहाँ पर जो कॉलम 2 है वो यहाँ पर कॉलम 3 है, यहाँ जो कॉलम 3 है यहाँ वो कॉलम 1 है। इस वाले डिटर्मिनेंट को एग्जैक्टली ये सेम बनाने के लिए हमने क्या किया, कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज करा। अब हमने पढ़ा था जब दो रोज़ या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस का साइन आता है। उसके बाद कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज करा तो मतलब 2 बार माइनस का साइन आएगा, इसलिए लगा हुआ है -1 का स्क्वायर। तो जब 2 बार ये इंटरचेंज करा कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ और कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ, तो पहले वाला डिटर्मिनेंट भी एग्जैक्टली वही सेम बन गया जो दूसरे वाला था। अब क्या किया, डिटर्मिनेंट एक नंबर है तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बच गया और तो कुछ बचा नहीं, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, एक्स वाई जेड बच गया। अब मैंने इसको फर्दर सॉल्व करा। कैसे करा, ऑब्वियसली किसी भी रो या किसी भी कॉलम में जब 3 1 बन जाए तो उसको किसी तरह उसमें 2 0 बनाओ। तो इन्होंने कैसे करा, वो R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। सो ये 2 ज़ीरोज़ बन गए, ये टर्म्स आ गई। उसके बाद y माइनस एक्स इसमें से कॉमन ले लिया, z माइनस एक्स इसमें से कॉमन ले लिया, अंदर बच गया ये। उसके बाद कॉलम 1 के अलॉन्ग इसको एक्सपैंड किया, जब एक्सपैंड किया तो ये 4 टर्म्स आ गई। ये 1 प्लस एक्स वाई जेड तो पहले से चल रहा था, y माइनस एक्स जो कॉमन आया और z माइनस एक्स जो कॉमन आया वो ये था, और जब इसको c1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करा तो एक ये z माइनस वाई ये और आ गया सॉल्व करके। अब अगर ये डिटर्मिनेंट वैल्यू स्टार्टिंग से ही 0 के इक्वल दे रखी थी तो अगर 4 टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो या तो 1 प्लस एक्स वाई जेड 0 होना चाहिए, या y माइनस एक्स 0 होना चाहिए, z माइनस एक्स 0 होना चाहिए, या z माइनस वाई 0 होना चाहिए। अगर y माइनस एक्स 0 होगा तो y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, y माइनस एक्स अगर 0 है तो y इज इक्वल टू एक्स हो गया। सिमिलरली z इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा और z इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन की स्टार्टिंग में उसने क्या बोला था, x y z आर ऑल डिफरेंट। इसका मतलब x माइनस वाई 0 के इक्वल नहीं हो सकता, y माइनस जेड भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, z माइनस एक्स भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल होना चाहिए। तो एक ही आंसर बचा कि 1 प्लस एक्स वाई जेड को किसके इक्वल होना पड़ेगा, 0 के इक्वल होना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, 16th, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें बोल रहा है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 सी, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। एक्चुअल में अगर आप सिर्फ या तो ये या ये प्रूव कर दो तो वो एक ही बात है। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम कितना आएगा, ABC।
ए बी सी जब यहाँ ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा जो तो ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी ए से डिवाइड होगा तो बी सी बचेगा, बी सी 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा, ए बी सी बी से डिवाइड होगा तो ए सी बचेगा ऊपर आ जाएगा, सी से डिवाइड होगा तो ए बी बचेगा और ये ऊपर आ जाएगा, और जो नीचे ए बी सी एलसीएम आया था वो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप ये प्रूव करो या ये प्रूव करो एक ही बात। आप करना कैसे है इसको ध्यान से देखना। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका देखो ए आई जे ए जे आई के इक्वल है, ए आई जे ए जे आई के इक्वल है, A12 A21 के इक्वल है, A13 A31 के इक्वल है, A23 A32 के इक्वल है। ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम, एक एलिमेंट रो वाइज कॉलम कॉमन लेते हैं और कॉलम वाइज उसको मल्टीप्लाई कराते हैं। तो हमने क्या किया, ए बी सी को R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली कॉमन ले लिया, मतलब रो 1 में से मैंने ए कॉमन लिया, रो 2 में से बी कॉमन लिया और रो 3 में से सी कॉमन लिया। अब जिसमें से ए कॉमन लिया, 1 के पास तो ए था नहीं देने के लिए तो इसने नीचे डिवाइड में लगा लिया, ए के पास था तो 1 बच गया, इस वाले 1 के पास भी नहीं था तो 1/a हो गया, इस वाले 1 के पास भी नहीं था तो 1/a हो गया। ऐसे ही रो 2 में से बी कॉमन लिया तो सेम वैसे ही ट्रीटमेंट हुआ, रो 3 में से सी कॉमन लिया तो वही सेम ट्रीटमेंट हुआ। तो ये ए बी सी कॉमन आ गया। अब हमने क्या किया, इनको ऐड कर दिया, 1/a + 1, 1/b और 1/c। देखो जब ये ऐड होंगे तो हमें एग्जैक्टली ये सेम बन जाएगा। जितने भी प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन है उसमें आपने RHS में क्या चाहिए उसको देख के अपनी प्रॉपर्टी लगाओ जो लग रही है। सो मैंने रो R1 goes to R1 + R2 + R3 करा तो एक रो में तीनों एलिमेंट सेम हो गए। अगर आप ये कर पाओ किसी भी क्वेश्चन में तो 90% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि जैसे ही अब ये जो कॉमन टर्म है 1 + 1/a + 1/b + 1/c जब कॉमन आएगी तो यहाँ पर 1 1 1 बच जाएगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप में हुआ। सो 1 + 1/a + 1/b + 1, ये ABC वही है जो स्टार्टिंग में कॉमन लिया था, उसकी वजह से ये 3 1 बन गए। 3 1 अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में बन गए तो मतलब क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया, क्योंकि उसके बाद आपने बस 2 0 बनाने हैं। अब 2 0 कैसे बनेंगे, C2 - C1 कर दिया, C3 - C1 कर दिया, ताकि 1 - 1 इस पे जो भी असर पड़े वो बाद में देखेंगे, बट 1 - 1 ये तो 0 हो गया, 1 - 1 ये भी 0 हो गया। तो जब 2 0 हो गए और उसके बाद उसको रो 1 के अलोंग या कॉलम 3 के अलोंग जो आपका मन करे उसके अलोंग, जिसमें 2 0 हैं उसके अलोंग आप एक्सपैंड कर दो। तो जैसे ही वो एक्सपैंड करा तो आंसर उसका 1 - 0 1 ही आया, तो मतलब अल्टीमेटली यही आंसर बचा। अब इसका सॉल्यूशन मैंने पहले बता दिया था स्टार्टिंग में कि अगर आप ABC LCM लोगे तो वो ABC LCM इससे कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा ABC, यहाँ BC, यहाँ AC और यहाँ AB, और वो RHS के इक्वल आ गया। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जस्ट टू सेव द टाइम मैंने सॉल्यूशन अपने आप करके लिख लिए हैं पहले। जो एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन है उसमें उसने क्लियरली बोला है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंशन, एक्सपैंड नहीं करना, प्रॉपर्टी लगाओ उसी से प्रूव करो। तो पहला क्वेश्चन XYZ ABC X + A Y + B Z + C, फिर से प्रॉपर्टी 5 लगाई और उसको 2 डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करते ही हमें दिखा कि कॉलम 1 कॉलम 3 आइडेंटिकल हैं तो आंसर 0, कॉलम 2 कॉलम 3 आइडेंटिकल हैं, आंसर 0, 0 + 0 किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसको 0 प्रूव करना था। तो मैंने देखा कि देखो ध्यान से, तो हर रो में जो एलिमेंट है, देखो यहाँ A - B है, यहाँ B - C है, यहाँ C - A है, टर्म सेम है बिल्कुल, बस उसको शफल करके ऊपर नीचे लिखा हुआ है और ऐड करने पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। इसीलिए मैंने क्या करा, R1 में R2 और R3 ऐड करा। इसमें आप ऐसा भी कर सकते थे कि C1 में C2 और C3 ऐड करा लेते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही मैंने ये करा A - B + B - C + C - A, सारे ABC कैंसिल होने स्टार्ट हो गए और रो 1 के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, 0। हमारी पहली प्रॉपर्टी यही थी कि अगर एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 भी अच्छा क्वेश्चन है, पहली की तरह है बिल्कुल। 2 3 5 7 8 9 65 75 86 को 0 के इक्वल करना है। मुझे ये दिखा कि अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कराऊँ तो यही आंसर आ रहा है, सेम इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करके ऐड कराऊँ यही आंसर आ रहा है। मतलब इन तीनों का एक कॉमन मल्टीपल
विच इज़ 9th मल्टीपल और साथ में उसको ऐड करा दूं कॉलम 1 को, तो वो एक्चुअल में कॉलम 3 के ही सेम एलिमेंट्स बन जाते हैं। सो मैंने ये जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इसका यूज़ करा, जो हम मैट्रिक्स में इन्वर्स निकालने के लिए भी यही प्रॉपर्टी का ज़्यादा यूज़ करते थे ट्रांसफॉर्मेशन का, वो किया तो देखो क्या हुआ, 2 प्लस 7 टाइम्स 9 63 प्लस 2 65, 3 प्लस 9 टाइम्स 8 72 प्लस 3 इज 75, 5 प्लस 9 टाइम्स 9 81 प्लस 5 इज 86। अब क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गए, दो कॉलम आइडेंटिकल हुए, तो आंसर कितना आ गया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1 1 1। देखो तीनों 1 बने हुए थे, वैसे तो आइडियली होता ही है कि जब 3 1 बने मिले तो 2 0 बनाने चाहिए और एक्सपैंड करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसमें एक्सपेंशन उसने मना किया है कि बिना एक्सपैंड करे करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, कोई प्रॉपर्टी सोचते हैं। तो पहले मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इनको मल्टीप्लाई कराया। जब मल्टीप्लाई करके देखा तो देखो फिर से वही हो रहा है कि अगर मैं इसको इसमें ऐड कर रहा हूँ तो जो प्लस होकर टर्म्स आ रही हैं वो सेम आ रही हैं। सो इसको C2 में C3 ऐड करा, C2 प्लस C3 इज AB प्लस BC प्लस AC, यहाँ पर भी हो गया AB प्लस BC प्लस AC, और यहाँ पर भी हो गया AB प्लस BC प्लस AC। जैसे ही AB प्लस BC प्लस AC कॉमन लिया तो दो कॉलम सेम बन गए, 1 1 1 1 1 1। अब दो आइडेंटिकल हो गए तो इसका मतलब 0 हो गया आंसर। या ऐसे भी समझ सकते थे एग्जाम्पल 12 की तरह कि ये दोनों प्रोपोर्शनेट हो गए, मतलब दोनों सेम ही रेशो दे रहे हैं, 1 अपॉन में AB प्लस BC प्लस AC, 1 अपॉन में AB प्लस BC प्लस AC और 1 अपॉन में AB प्लस BC प्लस। ये ना समझ आए तो इसमें से कॉमन ले लो, तो दोनों टर्म्स जो हो गई, सॉरी दोनों कॉलम्स की सारी टर्म्स क्या हो गई, आइडेंटिकल हो गई, तो भी उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है और जो हम गलती करते भी हैं, और जब मैंने ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तब समझाया भी था कि सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम के एलिमेंट्स को आप एट अ टाइम स्प्लिट कर सकते हो 2 या 2 से ज़्यादा डिटर्मिनेंट में, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें कितनी टर्म्स का सम करके लिखा हुआ है। तो कोई भी ऐसे नहीं करेगा, BCA QRP YZX का एक मैट्रिक्स बना दिया, CAB RPQ और ZXY का दूसरा डिटर्मिनेंट बना दिया और उनके बीच में प्लस का साइन लगा दिया, गलत हो जाएगा वो। कैसे करना है ध्यान से समझना। मेरे को फिर से वही दिख रहा था क्वेश्चन में कि अगर मैं इनको ऐड करूं, मुझे 2 चाहिए भी, तो सारी टर्म्स में 2 तो आ ही रहे, 2 बार A आएगा, 2 बार B आएगा, 2 बार C आएगा, तो ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C हो गया। सिमिलरली ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R हो गया। सिमिलरली ट्वाइस ऑफ X प्लस Y प्लस Z हो गया। यही करते ही मैंने इसमें से 2 कॉमन लिया और एक प्रॉपर्टी और लगाई, विच इज़ R1 गोज टू R1 माइनस R2 माइनस R3। उससे क्या हुआ, A प्लस B प्लस C माइनस C माइनस A माइनस A माइनस B, B से B कट गया, C से C कट गया, एक A से एक A कट गया, एक माइनस ऑफ A बच गया। सिमिलरली माइनस ऑफ P बच गया, सिमिलरली माइनस ऑफ X बच गया। अब मुझे दिखा कि अगर मैं इसमें से -1 तो कॉमन ले लेता हूँ, वो माइनस यहाँ पर आ गया। अगर मैं रो 2 में ये ऐड करूँ तो A से A कट जाएगा, सिर्फ C बचेगा जो हमें देखो यहाँ चाहिए भी। ऐसे ही R प्लस P में ये ऐड करूँ तो P से P कट जाएगा, R बच जाएगा जो चाहिए। Z प्लस X में -X ऐड करूँ तो Z बच जाएगा। सिमिलरली A प्लस B में ये ऐड करूँ तो A से A कट जाएगा, B बच जाएगा जो यहाँ पर चाहिए। ऐसे ही ये सोच के मैंने क्या किया, रो 2 में रो 1 ऐड करा दी और रो 3 में भी रो 1 ऐड करा दी। ये ऐड करने पर मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया, C प्लस A माइनस A से A कटा C बचा, ऐसे ही A प्लस B माइनस A से A कटा B बचा। अब ऑलमोस्ट आंसर आ गया, ये माइनस है, ये माइनस कैसे हटेगा, ध्यान से देखो तो RHS अभी सेम नहीं है। APX पहली रो तो मैच कर रही है, इधर CRZ है सेकेंड रो और BQY थर्ड रो है, इधर सेकेंड रो BQY है और थर्ड रो CRZ है। ये तो बहुत अच्छी बात हुई, हमें वैसे भी माइनस हटाना था और हमें एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है कि जब 2 रोज या 2 कॉलम को इंटरचेंज करो तो बाहर माइनस आता ही है। तो जैसे ही मैंने रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करा आंसर लाने के लिए, बाहर माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ऑफ 2 हो गया और ये जो आंसर चाहिए था वो RHS के इक्वल आ गया। क्वेश्चन 6 से लेकर 14 तक जितने क्वेश्चन हैं उसमें उसने बोला हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो करो।
जो भी RHS LHS को RHS के इक्वल करना है। उसने कहीं पर ये नहीं बोला कि एक्सपैंड अब नहीं कर सकते, एक्सपैंड आप कर सकते हो, लेकिन आपको कम से कम 2 प्रॉपर्टीज़ तो लगानी ही पड़ेंगी, आप उसके बाद ही एक्सपैंड कर सकते हो, ये ध्यान रखना। जहाँ पर लिखा हो विदाउट एक्सपेंशन वहाँ तो आप कर ही नहीं सकते, जैसे हमने 5 क्वेश्चन में करा पहले। लेकिन जहाँ लिखा हुआ है ओनली यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट और आगे नहीं लिखा विदाउट एक्सपेंशन, तो आपको एक्सपैंड करना अलाउड है, बट कम से कम 2 प्रॉपर्टीज़ तो फिर भी लगानी पड़ेंगी। ये देखो, ये एक मैट्रिक्स है 0, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में बहुत पूछते हैं, NCERT का सिंपल क्वेश्चन है। 0 A - B - A 0 - C B C 0, इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। ऐसे नहीं कि सर सीधा एक्सपैंड कर दो, आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा, बट एक्सपैंड नहीं करना। उसने बोला यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, तो आपको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। मैंने पहली प्रॉपर्टी यूज़ करी, मैंने रो 1 को C से मल्टीप्लाई कराया। अब आपने क्यों कराया सर, ये प्रैक्टिस के साथ ही आपको आएगा समझ कि क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, इसका कोई क्यों क्या क्या रीज़न नहीं है। हाँ, बस इसको ध्यान से देखो तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक ये थोड़ा सा हिंट बता रहा हूँ मैं, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट 0 है, Aij माइनस ऑफ Aj के इक्वल है, Aij माइनस ऑफ Aj के इक्वल है, Aij माइनस ऑफ Aj के इक्वल है। रो 3 एलिमेंट ही यूज़ होंगे, उससे ज़्यादा होंगे भी नहीं यूज़ इसमें, तो जो फर्स्ट रो में मिसिंग है उससे मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने। तो तीसरा एलिमेंट कौन सा, C मिसिंग है, यहाँ पर नहीं है, तो C से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। अब हमने एक ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर मैं डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या कॉलम से किसी एलिमेंट स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करवाते हो तो वो पूरा डिटर्मिनेंट भी उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वो डिटर्मिनेंट पूरा उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई ना हो, उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हम उससे डिवाइड करा देते हैं सेम स्केलर क्वांटिटी से। तो जब भी आप किसी एक रो को, ये ध्यान रखना, ये डाउट बहुत आते हैं कि पूरे डिटर्मिनेंट को क्या एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, नहीं करा सकते आप। सिंगल रो मल्टीप्लाई या सिंगल कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं, और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको बाहर डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप डिवाइड करा रहे हो किसी स्पेसिफिक रो या कॉलम को एक स्केलर क्वांटिटी से, तो आपको मल्टीप्लाई बाहर लगाना पड़ेगा। यहाँ मैं मल्टीप्लाई करा रहा था तो मैंने बाहर डिवाइड लगा दिया। तो 0 × C 0, ये हो गया AC, ये हो गया माइनस ऑफ BC। ये दोनों सेम रहे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद आपने क्या करना है, R1 goes to R1 - B R2। फिर से ये क्यों करा, नॉट एनी स्पेसिफिक रीज़न, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ आएगा कि आंसर लाने के लिए लग रहा है कि हाँ देखो जैसे ही मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो देखना क्या होगा, 0 - B टाइम्स -A, तो 0 + AB AB हो गया, AC - 0 AC हो गया, -BC माइनस प्लस BC, ये 0 हो गया। और जैसे ही मैंने इसमें से A कॉमन लिया तो रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल हो गए। तो BC 0 BC 0 ये आइडेंटिकल हो गए। तो अगर 2 रोज़ आइडेंटिकल होती हैं तो उनका आंसर कितना आता है, 0। बाहर अगर A/C लिखा भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मल्टीप्लाई करके तो आंसर 0 ही आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। अब थोड़ा ध्यान से देखो, जितने भी अब इसके बाद क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें RHS को देख के मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा कि मुझे आंसर में चाहिए क्या। अब मुझे यहाँ पे आंसर में चाहिए था 4A² B² C²। पहले तो मैंने देखा भाई रो 1 में से A कॉमन आ रहा है, रो 2 में से B कॉमन आ रहा है और रो 3 में से C कॉमन आ रहा है, और हमें एक A एक B एक C तो चाहिए ही चाहिए। तो वो मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेते हुए कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई कराओगे तो बाहर डिवाइड लिखोगे, डिवाइड कराओगे तो बाहर मल्टीप्लाई लिखोगे, कॉमन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले मैंने रोज़ में से कॉमन ले लिया ABC। फिर जो बचा, फिर मैंने देखा यार कॉलम में से भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने इस कॉलम में से भी कॉमन लेना स्टार्ट कर दिया। तो बाहर मुझे देखो A² B² C² तो मिल ही गया। अब अगर आप चाहो तो इस स्टेप पे एक्सपैंड कर सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। बट जब सिंप्लीफाई हो सकता है, जैसे ही मैंने देखा अगर मैं रो 1 में रो 2 ऐड कराऊँ तो ये वाली टर्म 0 हो रही है, सिमिलरली ये वाली टर्म भी 0 हो रही है। एक सिर्फ यही तो 1 + 1 2 हो रहा है, कोई बात नहीं होने देते हैं, कम से कम 2 0 तो बनेंगी। तो जैसे ही मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई R1 goes to R1 + R2, तो ये 2 0 बन गई और ये 2 बन गया। अब जैसे किसी भी रो या कॉलम में जैसे ही आपको 2 0 देखें, आंखें बंद करके बिल्कुल एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दो। तो जैसे ही मैं एक्सपैंड करूँगा रो 1 के अलॉन्ग, तो देखो A² B² C² तो है ही पहले से। अब रो 1 के अलॉन्ग साइन कैसे होता है, पहली रो का प्लस माइनस प्लस, इन दोनों से तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर मल्टीप्लाई होकर 0 ही आना है। तो सीधा 2 से ही करते हैं। कैसे करते थे एक्सपेंशन, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड कर लिया तो ये बचे, सो दिस माइनस दिस, सो 1 × 1 = 1
minus 1 into minus 1 is minus 1. So 1 plus 1 is 2, 2 into 2 is 4 a square b square c square, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 वाला क्वेश्चन इतना आसान है क्योंकि उसने खुद ही 3 1 बना के दे रखे हैं, आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। जैसे 3 1 दिखे कॉलम में दिख रहे हैं आपको, तो रो में ऑपरेशन लगाना है, क्योंकि माइनस आप ऐसे करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे और इसमें से इसको माइनस करोगे। यहाँ पर एक बात और मैं ध्यान से सुनना मेरी, अगर मान लो आपने लगा दिया R1 माइनस R2, ऐसा करने पर चेंज किस में हुआ है? R1 में। पहली गलती सुनना जो आप लोग करते हो, R1 गोज टू R2 माइनस R1 लिख दोगे, ये गलत है। या तो यहाँ पे लिखो R2 गोज टू R2 माइनस R1, तो ठीक है। अगर आप यहाँ पे R1 लिख रहे हो तो यहाँ पर जो आएगा वो पहले R1 आएगा, R1 गोज टू R1 माइनस R2। दूसरी गलती सुनना, आपने चेंज किस में करा है? R1 में। आप साइमल्टेनियस पहले तो 2 ऑपरेशन लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई टीचर्स बोलते हैं 2 ऑपरेशन एक साथ नहीं लगा सकते, लगा सकते हो। बट जनरली आप लोग गलती क्या करते हो, क्यों टीचर्स मना करते हैं अवॉइड करने के लिए गलती, कि आपने R1 में ऑपरेशन लगाया तो ऑब्वियसली R1 में कुछ चेंज हुआ है, आप अगला ऑपरेशन भी, जैसे मान लो मेरे को रो 3 में लगाना है, तो आप वो R1 की रिस्पेक्ट में लगा दोगे। पहले R1 में जो चेंज होना है वो चेंज होने तो दो, तभी तो आप नेक्स्ट स्टेप में फिर R1 की रिस्पेक्ट में कर सकते हो। तो इसीलिए बेटर क्या रहता है, अगर आपने R1 में चेंज किया तो दूसरा ऑपरेशन जो लगा रहे हो उसको R1 की रिस्पेक्ट में मत लगाना, किसी और रो की रिस्पेक्ट में लगाना। अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो उसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेना, कोई बात नहीं चेंज करने के बाद, बट दोनों स्टेप ऐसे मत करना कि पहले में जो चेंज हो रहा है उसकी बाद में भी ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो R1 में चेंज हुआ R1 माइनस R2, फिर R2 में चेंज हुआ R2 माइनस R3। सो 1 माइनस 1 0, a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये पहली रो बन गई। फिर R2 माइनस R3, फिर 1 माइनस 1 0, b माइनस c और b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब मुझे देखा आंसर के हिसाब से, RHS के हिसाब से, कि मुझे a माइनस b चाहिए, वो कॉमन आ रहा है, a माइनस बी कॉमन ले लिया। b माइनस सी चाहिए, b माइनस सी कॉमन आ रहा है। यहाँ पे बड़ी कॉमन, बहुत फनी मिस्टेक करते हो आप लोग। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखे, a माइनस बी कॉमन लिया, दोबारा a माइनस बी लिख दिया कि एक इधर a बच गया, एक इधर b बच गया। ऐसे नहीं करना, यहाँ आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी रह गया। यहाँ 1 बच गया, 0 में से तो वैसे ही कुछ कॉमन ले लो तो वो 0 ही रहता है। 1 में से कुछ कॉमन लोगे और उसके पास वो नहीं होगा तो वो डिवाइड में आता है, लेकिन अगर 0 में से कॉमन लेते हो तो वो 0 ही रहता है। सिमिलरली इसमें से मैंने b माइनस सी कॉमन ले लिया। अब 2 0 मिल गए, 2 टर्म्स मिल गई, सिर्फ बचा क्या है? c माइनस ए। मैं किसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर दूँ? जिसमें 2 जीरोज़ हैं, वो क्या है? c1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो ये रो, ये कॉलम गई, क्या बचा? b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, b से b कट गया, क्या बच गया? c माइनस ए। तो आंसर आ जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। सिमिलरली जो इसका सेकेंड पार्ट है वो एग्जैक्ट सेम है, फिर भी मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया है। अब इसमें देखो रो में है तीनों 1, तो हम कॉलम में ऑपरेशन लगाएंगे। c1 गोज टू c1 माइनस c2, c2 गोज टू c2 माइनस c3। तो ये 2 0 बन गए। उसके बाद हमने R1 के अलॉन्ग इसको क्या करा देंगे? एक्सपैंड करा देंगे। और अपने आप पहले अगर कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो, इसमें से a माइनस बी कॉमन ले लेना, सॉरी c1 में से, और c2 में से b माइनस सी कॉमन ले लेना। गलती मत करना, a क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा दो। a क्यूब माइनस बी क्यूब की आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इफ़ यू हैव टेकन a माइनस बी कॉमन देन यू शुड बी लेफ्ट विद a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली b माइनस सी कॉमन लिया तो b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर बचेगा। अब रो 1 में क्योंकि 2 0 बन गए हैं तो आप रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें देखो मैं कैसे RHS को देख के अपने में चेंजेस करूँगा। अब मुझे पता है मुझे x माइनस वाई चाहिए, कैसे मिलेगा मुझे? R1 में से R2 माइनस करके। जब ये माइनस करो तो ध्यान से देखो, जब माइनस ऐसा तो है नहीं एक एलिमेंट होगा, पूरी रो के सारे एलिमेंट्स होंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो भी दिमाग में बिठा लिया कि हाँ इसमें से भी x माइनस वाई आ सकता है कॉमन। फिर वाई जेड माइनस जेड एक्स में से दिमाग में सोचा अगर z कॉमन ले लूँगा तो y माइनस एक्स बचेगा। मुझे x माइनस वाई चाहिए, कोई बात नहीं माइनस बचा लेंगे। सिमिलरली y माइनस जेड चाहिए तो R2 माइनस R3 करना पड़ेगा, वो भी कर दिया हमने। तो ये आ गया x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई जेड माइनस जेड एक्स, वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स माइनस जेड वाई। इसमें से मैंने एक्स माइनस वाई कॉमन लिया रो 1 में से, वाई माइनस जेड कॉमन लिया रो 2 में से। क्या बचा? 1
इधर बचा x प्लस वाई, इधर माइनस ऑफ z कॉमन लूँगा तभी x माइनस वाई आएगा, ध्यान रखना, तो माइनस z। सिमिलरली सेकेंड रो में भी ऐसे ही बचा। अब मुझे दिखा चलो एक कम से कम एक जीरो तो बना ही सकते हैं, तो मैंने क्या किया r1 माइनस r2 कर दिया, तो ये जीरो बन गया। x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, y से y कटा, x माइनस जेड बचा, माइनस जेड माइनस माइनस एक्स, एक्स माइनस जेड बचा। बढ़िया हो गया, हमें ये भी मिल गया। ऑल्दो यहाँ पे z माइनस एक्स है या x माइनस जेड है, कोई बात नहीं, माइनस बाद में कंपनसेट कर लेंगे। सो मैंने क्या किया, x माइनस जेड, सॉरी क्या चाहिए था, z माइनस एक्स चाहिए था, तो z माइनस एक्स ही कॉमन ले लिया। z माइनस एक्स कॉमन लेने से एक फ़ायदा हुआ कि अंदर माइनस वन बच गया। अब देखो ये तीन टर्म्स तो मुझे मिल गई। अब लेकिन अभी एक जीरो है, मैं करना चाहूँ यहाँ पे एक्सपेंड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर जीरो बन सकता है तो बना लो, बहुत आसान है। C2 में से C3 माइनस कर दो। अब यहाँ पर शायद आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि सर आपने रो में ऑपरेशन लगाते लगाते आप कॉलम में आ गए। अलाउड है, डिटर्मिनेंट्स में आप रो में लगाओ, कॉलम में लगाओ, चल सकता है। वो इन्वर्स जब निकालते थे मैट्रिक्स चैप्टर में तब अलाउड नहीं था कि आप रो ऑपरेशन लगाने शुरू कर रहे हो तो रो में ही लगाओगे, कॉलम लगाने शुरू कर रहे हो तो कॉलम में ही लगाओगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सो आप रो से कॉलम में भी जा सकते हो। सो आपने क्या किया, C2 में से C3 को माइनस करा दिया, तो -1 माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो C2 माइनस C3 लगा दिया, 2 जीरो बन गए। अब आप रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो फिर मुझे दिखाइए, ध्यान से देखो, तीनों टर्म्स जो हैं हर कॉलम में या रोज में सेम ही लिखी हुई हैं, बट उनका ऑर्डर अलग है। यहाँ पर x+4 पहले आ रहा है तो वो यहाँ सेकंड नंबर पे आ रहा है, यहाँ वो थर्ड नंबर पे आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा R1 गोज़ टू R1 प्लस R2 प्लस R3 या फिर C1 गोज़ टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जैसे मर्जी कर सकते हो। तो मैंने R1 गोज़ टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करा तो देखो 5x+4 मिल गया, और वो मुझे आंसर में चाहिए भी था। तो 5x+4 फिर मैंने रो 1 में से कॉमन ले लिया, यहाँ 1 1 1 बच गया। और अब अगर 3 1 बन जाए तो उसके बाद तो पता ही है 2 जीरोज़ बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, रो में 3 1 है तो कॉलम में ऑपरेशन लगाएंगे, C1 माइनस C2, C2 माइनस C3। ऐसे नहीं करना, मैं फिर बोल रहा हूँ, C1 माइनस C2 कर दिया और फिर C3 माइनस C1 कर दिया, ये मत करना। C1 में चेंज हो रहा है, C2 माइनस C3 कर सकते हो, वो अलाउड है आपको, क्योंकि C2 में कोई चेंज नहीं हुआ, जो चेंज हुआ है पहले स्टेप में C1 में हुआ है। यहाँ तो अच्छी बात ये हुई, मैंने भी पहले कर दिया था, बाद में ध्यान दिया कि जब C1 माइनस C2 करा तो 1 माइनस 1 0 हुआ, 2x माइनस x माइनस 4 x माइनस 4 रह गया, और 2x माइनस 2x 0 हो गया। मतलब एक ही ऑपरेशन लगाने पर एक कॉलम या एक रो में 2 जीरोज़ मिल ही गए। तो जब 2 जीरोज़ मिल ही गए तो उसको C1 के लॉन्ग एक्सपैंड ही कर दो फिर सीधा, फिर दूसरा ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत ही क्या है। सिमिलरली इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी सेम है। देखो y प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 प्लस के, टर्म सेम है बट उनका ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो फिर से मैंने वही क्या किया, R1 गोज़ टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और मुझे ये भी दिख रहा था कि जब मैं ऐड करूँगा तो मुझे 3y प्लस के तो सीधा ही मिल जाएगा। तो 3y प्लस के आया, फिर वही 3y प्लस के कॉमन लिया, 3 1 बचे, फिर से वही करूँगा, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3, फिर से यहाँ पर 2 जीरोज़ बन जाएंगे, y माइनस के यहाँ माइनस के बच जाएगा, y माइनस वाई 0। बल्कि इसमें आप सिर्फ यही लगाओगे जैसे पहले किया तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे ही 2 जीरो बने किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में, तो आपने उस रो या उस कॉलम के अगेंस्ट अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 के दोनों पार्ट्स एग्जैक्ट सेम है। 11 में ये थोड़ा सा चेंज है, रो की बजाय कॉलम में ये ऑपरेशन लगाना, C1 गोज़ टू C1 प्लस C2 प्लस C3। रेस्ट इज़ एग्जैक्टली सेम। नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। ट्राई करना, बिल्कुल सेम है 11 के दोनों पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखो, 1x x स्क्वायर 1x स्क्वायर 1 को ये प्रूव करना है। कई बार दिमाग में ये आता है कि सर देखो, अगर हम R1 प्लस, आपने अभी बताया था कि देखो यहाँ पे भी टर्म्स जो हैं वो सेम है, 1x और x स्क्वायर ही हैं बट उनका ऑर्डर चेंज है, तो हम इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 क्यों नहीं कर रहे। करोगे तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा आंसर, क्योंकि अगर ध्यान से समझो 1 माइनस एक्स क्यू, अभी मैंने बताया था a क्यू माइनस बी क्यूब की एंटिटी क्या होती है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वो जो a स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है वो तो चाहिए ही हमें, तो वो तो ऐड करके आ ही जाएगा, कर सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसका देखो आसान तरीका क्या है, मुझे ये दिखा
मुझे 1 माइनस एक्स क्यूब चाहिए। मैंने सिर्फ इस वाले एलिमेंट पे ध्यान दिया कि अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करा के इसमें से माइनस करा दूँ, मतलब 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब। और वही x माइनस 1 इंटू एक्स करूँ तो यहाँ 0 भी हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स करूँ, x इंटू एक्स करूँ तो यहाँ भी 0 हो रहा है। ये तो बहुत बढ़िया हो गया, एक ही रूल प्रॉपर्टी लगाई, उससे 2 0 भी बन गए और 1 माइनस एक्स जो चाहिए था वो भी मिल गया। तो मैंने यही प्रॉपर्टी लगाई, फिर 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन लिया, जहाँ पे भी 0 होता है वहाँ कॉमन लेना अलाउड होता है, जहाँ 1 माइनस एक्स क्यूब था वहाँ 1 बच गया, 2 0 बन गए, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दिया। आप बिना कॉमन लिए भी एक्सपैंड कर सकते थे, बट एक्सपैंड कॉमन ले लिया तो 1 बन गया, थोड़ी सी आसानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, कोई ट्रिक नहीं है। देखो ध्यान से, मुझे पता था मुझे 1 प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। यहाँ पर क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मुझे माइनस के बी स्क्वायर को प्लस का बी स्क्वायर बनाना है तो मुझे उसमें 2b स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, ये पक्की बात है, तभी वो क्या बनेगा प्लस का बी स्क्वायर बनेगा। अब मुझे दिखा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग तीसरी रो में 2b तो है, लेकिन मुझे क्या चाहिए 2b स्क्वायर चाहिए। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको b से मल्टीप्लाई कराता हूँ और इसमें ऐड करा देता हूँ। मैंने कहा चलो ये तो ठीक है, बढ़िया हो गया, ये तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। बट एक बार ये भी देख लो कि इसके जो बाकी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि एक रो के सिर्फ एक ही एलिमेंट में लगा दिया। अगर आप रो 1 में ऑपरेशन लगा रहे हो तो रो 1 के तीनों एलिमेंट्स में वो ऑपरेशन लगेगा ही लगेगा। तो एक बार चेक किया तो देखा 2ab प्लस माइनस ऑफ 2a इंटू बी, ये तो बढ़िया हो गया, 2ab माइनस 2ab क्या बन गया 0। ये थोड़ा सा ध्यान से करना, माइनस 2b प्लस b इंटू ये सारा, तो माइनस 2b प्लस b क्या बचा माइनस b, प्लस b इंटू ए स्क्वायर, तो माइनस तो था तो माइनस बी ए स्क्वायर, प्लस माइनस b इंटू बी स्क्वायर, तो माइनस का b क्यूब। अब जैसे ही मैंने इसमें से माइनस बी कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये मैंने पहले ही देख लिया था, इसीलिए मैंने ये ऑपरेशन लगाया और उसके बाद 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया। जैसे ही कॉमन लिया तो क्या बच गया, टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1, तो यहाँ क्या बचा 1 0 माइनस बी। अब मुझे एक चीज़ और दिखी, मुझे आंसर में चाहिए था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है जी, सो 2ab को 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको a से मल्टीप्लाई करा के इसमें से माइनस कराया, ताकि 2ab माइनस 2ab क्या बन जाए 0 बन जाए। लेकिन आप सोचो कि सर 0 यहाँ बनाने का क्या फ़ायदा, हमें तो एक रो या एक कॉलम में 0 चाहिए था ना। ये मैंने इसलिए बनाया, देखो यहाँ पर भी फ़र्क पड़ रहा है, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगेन माइनस ए स्क्वायर को प्लस ए स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए होगा प्लस का 2a स्क्वायर। प्लस का 2a स्क्वायर तब आएगा जब मैं इसको माइनस ऑफ a से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो मैंने वही करा, रो 2 माइनस a टाइम्स रो 3। ऐसा करने से ये 0 बना, ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, और 2a माइनस ए टाइम्स ये करोगे तो इस माइनस से माइनस की वजह से ये माइनस ए हो जाएगा, 2a माइनस ए हो गया और माइनस ए स्क्वायर इंटू माइनस ए प्लस ए क्यूब हो गया, माइनस ए इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो गया। फिर जैसे ही उसमें से ए कॉमन लिया तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। फिर से मैंने रो 2 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक पहले था, एक अब आ गया, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब आपकी और ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रो 1 या रो कॉलम 1 के अलॉन्ग जिसमें एक 0 है उसके अलॉन्ग एक्सपैंड कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहिए भी क्या आंसर में, एक 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ही तो चाहिए, तो चाहे आप रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करो चाहे कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करो, वो आपका आंसर आ जाएगा। अब एक ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये ध्यान से देखना कैसे है, क्योंकि इसकी जो AIJ है वो AGI के इक्वल है, A12 A21 के इक्वल है, A13 A31 के, A23 A32 के। ऐसे में क्या करना है, मैंने पहले भी एग्जाम्पल में बोला था बट वो एग्जैक्ट उसमें मैच नहीं कर रहा था, यहाँ पर वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। रो वाइज
कॉमन लेना है एलिमेंट्स को और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कराना है सेम एलिमेंट्स को। अगर आपने रो 1 में से ए कॉमन लिया है तो कॉलम 1 को ए से मल्टीप्लाई कराओगे, रो 2 में से बी कॉमन लिया है तो कॉलम 2 को बी से मल्टीप्लाई कराओगे, रो 3 में से सी कॉमन लिया है तो कॉलम 3 को सी से मल्टीप्लाई कराओगे। तो मैंने वही किया। उल्टा भी कर सकते हो, कॉलम वाइज पहले कॉमन ले लो और वही रो वाइज मल्टीप्लाई करा देना। जब कॉमन लिया इसमें से ए, तो ए स्क्वायर का ए बच गया, 1 के पास ए नहीं था तो 1/a हो गया, यहाँ पे ए था तो सिर्फ b रह गया, यहाँ ए सी था तो यहाँ c रह गया। सिमिलरली इसमें से b कॉमन लिया R2 में से तो a रह गया, यहाँ पे b स्क्वायर का b रह गया, 1 का 1/b रह गया और bc का c रह गया। इसमें से c कॉमन लिया तो यहाँ a रह गया, यहाँ b रह गया, c स्क्वायर का c रह गया और 1 का 1/c रह गया। अब अगर कॉमन लिया है रो वाइज तो मल्टीप्लाई कैसे कराना है, कॉलम वाइज। तो ए बी सी को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कराया। अब ये स्टार्टिंग में ही बात हुई थी, अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटी से एक रो को मल्टीप्लाई या कॉलम को मल्टीप्लाई कराते हो तो उसी से डिवाइड भी कराना है। तो मैंने जो C1 को A से मल्टीप्लाई कराया था उसके लिए A से डिवाइड कराया, C2 को जो B से मल्टीप्लाई कराया था उसके लिए B से डिवाइड कराया, C3 को जो C से मल्टीप्लाई कराया था उसके लिए C से डिवाइड कराया। ऐसा करने पर देखो क्या हुआ, ये स्क्वायर प्लस 1 बन गया, ये स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर प्लस कॉलम वाइज कराया मल्टीप्लाई, ये बी स्क्वायर बन गया, ये सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये सेम, जब मैंने कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 ऐड कर रहा हूँ तो मुझे ये एग्जैक्ट मिल रहा है, बिल्कुल सेम मिल रहा है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एडिटिव वैसे भी एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, तो सब जगह मुझे क्या मिल गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 करने पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो मैंने कॉमन लिया। जैसे ही अगर एक रो या एक कॉलम में आप सेम एलिमेंट बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हो, आपका 95% क्वेश्चन हो गया, उसके बाद कैलकुलेशन ही बची है। क्योंकि अगर किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में सारे एलिमेंट सेम हो गए हैं तो आप उसको कॉमन ले सकते हो। जैसे ही कॉमन लोगे तो 1 1 1 बच जाएगा। अब 1 बच गया तो उसके बाद तो आता ही है, हमें 3-4 क्वेश्चन में कर चुके हैं। इसमें कॉलम में 1 बना है तो रो वाइज ऑपरेशन लगेगा, R1 गोज़ टू R1 माइनस R2 और R2 गोज़ टू R2 माइनस R3। सो 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, माइनस करने पर आपके पास ये बचा। अब ऐसा करने पर रो 1 में भी 2 0 बन गए हैं और कॉलम 1 में भी 2 0 बन गए हैं। तो आप या तो रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दो या कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दो। मैं इसको कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहा हूँ। क्या साइन होता है, प्लस माइनस प्लस, तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो है ही। बचेगा क्या, सिर्फ 0 0 से तो करने का फ़ायदा ही नहीं है, यही तो 0 बनाने का ऑब्जेक्टिव है। सिर्फ क्या बचेगा, 1। अब 1 के लिए ये रो गई, ये कॉलम गया, क्या बचा, -1 इंटू -1 1 माइनस 1 इंटू 0 0। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 1। तो फाइनली आंसर कितना बचा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो ये हुई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। जो होमवर्क है वो यही है। इन्हीं क्वेश्चंस को प्लीज़, बहुत टाइम है आप लोगों के पास, 2 बार करो इन क्वेश्चंस को। डू एक्सरसाइज 4.2 एंड एग्जाम्पल 12, 13, 14, 15, 16 2 टाइम्स। 2 बार कम से कम करो, और नहीं समझ आए उसके बाद भी तो कोई बात नहीं, पर्सनली पूछ लेना कॉल करके, बट ये करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नया कॉन्सेप्ट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल और माइनर और कोफैक्टर। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 एक्सरसाइज एक साथ कराऊंगा, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज़ 4.3 और माइनर्स और कोफैक्टर्स दैट इज़ 4.4। तब तक के लिए प्लीज़ ये करो और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।